Good evening. Come and join the class fast. We are dealing with the history of English literature, book of Edward Albert. Join your class fast. Some students were messaging that class couldn't be held yesterday. मैं उनको बता दूं कि there was some technical issue and I was quite helpless at that time, so I couldn't take your class. और ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, मैं जनरली आपकी क्लास तो हमेशा लेता ही हूँ, लेकिन समटाइम्स ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच और ड्यू टू सम इमरजेंसीज क्लास अगर आपकी होल्ड होती है, डोंट वरी, आप उसके लिए परेशान ना हो, वो आपको कवर कर लिया जाएगा। आप बस पेशेंस के साथ पढ़ते रहिए, हम आपके साथ हैं। आप अपना धैर्य बनाए रखेंगे, हम साथ में चलेंगे और हमें सफलता मिलेगी। तो आज हम लोग जो क्लास में पढ़ने जा रहे हैं वो चौसर की हमने बुक्स के बारे में, उनके नरेटिव पावर के बारे में, उनकी जो उन्होंने स्टैंजा फॉर्म मेट्रिकल स्किल्स उनके अंदर तो थी, चाहे वो हमने राइम रॉयल स्टैंजा की बात करी थी, चाहे वो कपलेट की बात करी थी, वो सब हमने कल जो है चौसर के बारे में हमने देख लिया था। आज हमें जो डील करना है वो अदर पोएट्स, इस एज के जो दूसरे पोएट्स हैं उनके बारे में हम देखते हैं और कौन कौन फेमस पोएट्स हैं। तो लेट्स हैव अ लुक एट द फेमस पोएट्स। हम इसको आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है यहाँ पर अंडरलाइन कराते जाएंगे और बताएंगे कहाँ से एग्जाम में आता क्वेश्चन। देखिए, आप पूरी बुक पढ़ते हैं, पूरी बुक पढ़ करके आप समझ नहीं पाए, लेकिन हम आपको वो पॉइंट्स को समझाएंगे, बता देंगे आपको पॉइंट्स को कि आप इस पॉइंट को याद कर लीजिए, ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई एम श्योर कि अगर आप उनको याद रखते हैं तो आप जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चौसर एज के जो अदर पोएट्स हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। हमने पहले बात कर ली थी, तीन मेन पोएट्स इस समय के आते हैं, चौसर हैं, लैंगलैंड है और गॉवर हैं। लेकिन हम चौसर के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, उनकी रचनाओं के बारे में बात कर चुके हैं, चाहे वो उनका, हम सबसे पहले हमने उनका फ्रेंच पीरियड देखा था, फ्रेंच के बाद उनका इटालियन पीरियड देखा था, इटालियन के बाद उनका इंग्लिश पीरियड देखा था, उनके कंटेम्पररी टेल्स के बारे में हमने पढ़ा था, उनके मेट्रिकल स्किल्स के बारे में भी हमने पढ़ा था कि उन्होंने राइम रॉयल का इन्वेंशन किया, 7 लाइन स्टैंजा का, कपलेट को उन्होंने कैसे इंट्रोड्यूस किया, डेकासिलेबिक लाइन को इंट्रोड्यूस किया उन्होंने, ये सारी चीज़ें हम क्लासेस में देखी थी। आज हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है विलियम लैंगलैंड को। तो आइए देखते हैं विलियम लैंगलैंड साहब को। हमने आपसे पहले भी बताया था कि कुछ ऐसे पोएट्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उन्हीं में एक है विलियम लैंगलैंड। इनका कहीं कहीं नाम जो है लैंगले भी मिलता है। अब देखिए, इनके बर्थ में जो है क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है 1332। क्वेश्चन मार्क इसलिए है कि बहुत सारे राइटर्स ऐसे इस एज के हैं जिनके बर्थ के बारे में हमें एग्जैक्ट कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, तो इसलिए क्वेश्चन मार्क वहां पर लगा दिया जाता है। और 1400 में इनकी जो है डेथ हुई थी। अच्छा, ये भी क्वेश्चन काफी जो है आपको पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। इज वन ऑफ द अर्ली राइटर्स विथ होम मॉडर्न रिसर्च हैज डेल्ट एडवर्सली। हालांकि ऐसे राइटर हैं जिनके बारे में मॉडर्न में बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं हुए हैं। इनकी जो फेमस बुक है वो एक फेमस बुक है, आप अंडरलाइन कर लेंगे, इनकी एक बुक है द विजन ऑफ विलियम कंसर्निंग पायर्स द प्लाउमैन। देखिए, ध्यान रखिएगा, आपको शॉर्ट में मिलता है पायर्स द प्लाउमैन, लेकिन इसका पूरा नाम कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है या मैच कराने के लिए आपको दे देगा कि इसका पूरा नाम क्या है। तो पूरा नाम आपको जो याद रखना पड़ेगा वो है द विजन ऑफ विलियम कंसर्निंग पायर्स द प्लाउमैन। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अपीयर्स इन इट्स मेनी मैन्युस्क्रिप्ट्स इन 3 फॉर्म्स। 3 फॉर्म में ये आई थी, मैन्युस्क्रिप्ट में पब्लिश हुई थी। कॉल्ड, अब तीनों फॉर्म को आप याद रखेंगे। पहले फॉर्म को हम ए कहते हैं, बी कहते हैं और तीसरे को सी टेक्स्ट कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 3 फॉर्म में आई थी, ए टेक्स्ट, बी टेक्स्ट और सी टेक्स्ट में आई थी। ये आप ध्यान रखेंगे, समटाइम्स यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये है क्या, तीनों टेक्स्ट है क्या? एक्चुअली देखें, जो हमारा ए टेक्स्ट है ये सबसे शॉर्ट है, सबसे छोटा है, लगभग इसमें 2500 लाइन हमें जो है लैंगलैंड साहब की देखने को मिलती है। लेकिन जब हमारा बी टेक्स्ट आता है तो बी टेक्स्ट में हम क्या देखते हैं, लगभग 7200 लाइन हमें देखने को मिलती है। और सी टेक्स्ट में, जो कि पहले पर ही बेस्ड है सी टेक्स्ट, ये क्या है, इसमें 100 लाइन और ऐड हो जाती है, तो 7300 लाइन यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो अगर आपसे कोई पूछता है तो आप ये बता सकते हैं कि जो पायर्स द प्लाउमैन है वो 3 टेक्स्ट में डिवाइडेड है, ए, बी एंड सी में। ए में हमारे 2500 के आसपास लाइन मिलती है, बी में 7200, सी में 7300 मिलती है। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, ये डिवीजन इसलिए किया गया है,
शुरू की जब हम 2500 लाइन पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि ये लैंगलैंड ने लिखा होगा। बाद की लाइन से हमें ऐसा लगता है कि मानो जैसे जैसे रिवीजन हुआ, जैसे मान लीजिए मैं कोई बुक लिख दूं और कुछ दिन बाद में नहीं रहा, तो आप उस बुक को पढ़ते हैं, फिर उसके एडिटर होते हैं, उसको एडिट करते हैं, कुछ नई चीजें ऐड करते हैं, आपके कंपटीशन की बुक्स आती हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पे कुछ बुक्स भी, अपनी बुक्स भी लाऊंगा, तो वो बुक्स क्या होती है, हमेशा रिवाइज होती रहती है। तो हो सकता है इसको रिवाइज करके बाद में 7200 लाइन और फिर 7300 लाइन कर दिया गया। फिलहाल आप इसको याद रखेंगे, क्योंकि बाद की लाइंस जो हैं वो हमें उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं मिलती हैं, तो लगता है कि ये लैंगलैंड की लैंग्वेज नहीं हो सकती है। अगर हम पोएट की बात करें तो इसमें जो पैसेजेस आते हैं, पायर्स द प्लॉमैन में जो हमें पैसेजेस मिलते हैं, में अगर हम पोएट की बात करें तो हमें ये जानकारी मिलती है कि इनका जन्म श्रॉपशायर में हुआ था लगभग 1332 के आसपास। बाकी हमें कहीं ऑफिशियल रिकॉर्ड चर्च में नहीं मिलता। जैसे शेक्सपियर का हमने देखा है कि चर्च में उनका बैप्टिज्म का डेट मिलता है, लेकिन यहाँ पर कोई हमें डेट ऐसा नहीं मिलता है। लेकिन उनकी रचनाओं में जो पायर्स द प्लॉमैन में है, ऐसे कुछ क्लूज दिए गए हैं, ऐसे कुछ इंसिडेंट दिए गए हैं जहां से हमें ये आइडिया लगता है कि ये श्रॉपशायर में 1332 में इनका जन्म हुआ था। The vision in which he saw Pius the Plowman probably took place in 1362। याद रखिएगा, जो घटना इन्होंने इस बुक में दिखाई है वो 1362 के आसपास की है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बनता है, क्यों बनता है ये क्वेश्चन? क्योंकि इससे 4-5 फैक्ट ऐसे हैं। जैसे ये जो स्टोरी कहाँ घटित होती है, पोएट लेटा हुआ है कहाँ पर, मेलबर्न हिल। मेलबर्न हिल आगे भी आपको मिलेगा। अगर मैंने एक दिन मैं आपको पढ़ा रहा था, जो है जॉन मिल्टन को मैं पढ़ा रहा था और भी पोएट्स को मैं पढ़ा रहा था, तो मेलबर्न हिल्स की मैंने बात करी थी। पोएट्री में इसका काफी इंपॉर्टेंस है। कह रहे हैं कि ये पोएट लेटा हुआ है, पोएट जो है वो मेलबर्न हिल्स पे विजन देखता है, उसका एक विजन, इसके सपने आते हैं मेलबर्न हिल्स का, और ये स्टोरी लगभग 1362 के आसपास की है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर हमें मिलता है, जहां से वो हमें ये पता चलता है, तो देखता है कि कुछ जो फील्ड है वो कुछ लोग हैं वहां पर इकट्ठा हो गए हैं, फील्ड फुल ऑफ फॉग, बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठा हो गए हैं। ये पहला विजन देखता है, जिससे वो काफी आश्चर्यचकित हो जाता है। और उसके बाद बहुत सारे एक एक करके जो है अपने ड्रीम्स जो है वो देखते, इसलिए इसको ड्रीमी पोएम भी कहा जाता है, विजनरी पोएम भी इसको कहा जाता है। इसमें जो 3 मेन पार्ट्स हैं वो आप ध्यान रखेंगे, एलेगरीज हैं, वो ह्यूमन बीइंग के एलेगरीज हैं, ह्यूमन लाइक हैं, जिसका एक नाम है डू वेल, दूसरा है डू बेट एंड तीसरा है डू बेस्ट। बहुत बार ये पूछा है एग्जाम में, इसको जरूर याद रखेंगे, डू वेल, डू बेट एंड डू बेट्स। तो इसका मतलब डू वेल, डू बेटर, डू बेस्ट, ये लाइन यहां पर मिलती है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अब्स्ट्रैक्ट सिग्निफिकेंस, और एक यहां पर जिसकी चर्चा होती है, लेडी मीड की चर्चा होती है, विट है, स्टडी है, ये एलेगरी है, ध्यान रखिएगा, ये करेक्टर के रूप में दिखाई जाते हैं। जैसे आप देखिए, विट है, विट को करेक्टर दिखाया है, स्टडी है, उसको करेक्टर दिखाया है, फेथ है, ये सब करेक्टर हैं। तो अर्थात ये क्या है, एलिगोरिकल पोएम है। क्या है, एलिगोरिकल पोएम है। एलिगोरिकल पोएम में क्या होता है, जहां पर ह्यूमन आइडियाज को हम करेक्टर के रूप में दिखाते हैं। अब फेथ क्या है, ह्यूमन आइडिया है, स्टडी क्या है, ह्यूमन आइडिया है। ड्यूरिंग द मेनी इंसिडेंट्स ऑफ द पोएम वर्चुअस पावर जनरली सफर्स, इसको आप छोड़ दीजिए, नाउ दिस इज ऑल ओवर। हम आगे चलेंगे, जो है यहाँ पे इतने पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इतना आप पढ़ लेते हैं, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट अगर विलियम लैंगलैंड से क्वेश्चन आता है। तो आइए हम इनकी जो है बुक के बारे में थोड़ी सी और चर्चा करते हैं, जहां पर हम इनकी स्टाइल को देखते हैं। तो इनके स्टाइल के बारे में कहा जाता है कि द स्टाइल हैज अ सोबर एनर्जी एंड इंटेंस बट क्रैब्ड सीरियसनेस एंड एन ऑस्टियर सिंप्लिसिटी ऑफ ट्रीटमेंट। तो काफी मतलब कह सकते हैं कि प्योर लैंग्वेज में, ऑस्टियर लैंग्वेज में लिखने की इन्होंने कोशिश करी है। द फॉर्म ऑफ द पोएम इज क्यूरियस, ये आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। इट इज अ रिवाइवल ऑफ द ओल्ड इंग्लिश राइमलेस मेजर। जैसे पुरानी इंग्लिश पोएट्री हम देखते हैं राइमलेस होती है, मतलब कहीं ए है, कहीं सी है, फिर ई आ गया, फिर एफ आ गया, कोई राइम इसका नहीं है। उसी प्रकार से इसमें भी कोई राइम नहीं है, ओल्ड इंग्लिश पैटर्न पर ये लिखा गया है। हाँ, बस एक चीज जरूर है ओल्ड इंग्लिश पैटर्न की तरह, इसमें भी क्या है, अलिट्रेशन है। जैसे मैंने बताया था पहले या दूसरे वीडियोस में, तो ओल्ड इंग्लिश पोएट्री की विशेषता क्या होती है, अलिट्रेटिव लाइंस यूज की जाती हैं, इसमें भी अलिट्रेटिव लाइंस यूज की गई हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। अब दूसरी चीज ये है, इनकी लाइंस की एक खासियत है, बीच में एक पॉज लेते हैं, ये मिडल में आकर के एक पॉज लेते हैं हर एक लाइन पर। तो 2 अलिट्रेशन इन द फर्स्ट हाफ लाइन, पहली हाफ लाइन में 2 अलिट्रेशन होता है, फिर एक पॉज होता है,
उसके बाद अगले में जो है फिर से अलिट्रेशन होता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसको आप छोड़ दीजिए, यहाँ पर एक लाइन दिया हुआ है जिसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। अगले जो हमारे राइटर हैं वो जॉन गॉवर हैं। जॉन गॉवर भी हमने आपको बताया कि 3 बहुत फेमस उस समय राइटर थे, चौसर, लैंगलैंड एंड गॉवर। और चौसर तो मतलब लैंगलैंड महोदय तो माना जाता है कि जिस साल चौसर 1400 में मरे थे उस साल लैंगलैंड भी मरे थे, ये ध्यान रखिएगा। मरे थे, थोड़ा सा हार्श वर्ड है, डेथ हुई थी, थोड़ा सा अच्छा लगता है बोलने में। तो जिस वर्ष जो है चौसर का डिमाइस हुआ था उसी साल लैंगलैंड का भी डिमाइस हुआ था, ये आप ध्यान रखेंगे। हाँ, ये है कि लैंगलैंड महोदय हमारे 1332 के आसपास इनका जन्म हुआ था और इनका जन्म 1340 के आसपास हुआ था, ये आप याद रखेंगे। आइए हम देखते हैं जॉन गॉवर को। जॉन गॉवर महोदय क्या कर रहे हैं, इनके भी साथ वही है, इनका भी बर्थ क्या है, अनसर्टेन है, लेकिन डेथ इनकी मिलती है 1408 में इनकी डेथ हुई थी। ये ध्यान रखिएगा कि इनकी डेथ जो है वो फिक्स है कब इनकी डेथ हुई थी, लेकिन बर्थ के बारे में कोई नहीं जानता। ये केंटिस फैमिली से आते थे, एक अच्छी खासी इनकी फैमिली थी। बाद में जो है इनको लंदन में बरीड किया गया था। इनकी 3 बहुत फेमस रचनाएं हैं, तीनों अलग अलग लैंग्वेज में हैं, इसको आप जरूर याद रखेंगे। इनकी पहली पोयम है स्पेकुलम मेडिटेंटिस, अंडरलाइन कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, जो आप कर सकते हैं, लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए। स्पेकुलम मेडिटेंटिस इनकी है जो कि फ्रेंच लैंग्वेज में लिखी गई थी। तो एसपी जो है स्पेकुलम एस एम जो है इनकी है, ये फ्रेंच में लिखी गई थी। और उसके बाद इनका दूसरी जो रचना है, दूसरी इनकी है ओक्स क्लेमेंटिस BC, ओक्स क्लेमेंटिस। ये किस में लिखी गई, ओक्स क्लेमेंटिस की लैटिन में, तो ओक्स क्लेमेंटिस इन लैटिन में लिखी गई। और थर्ड इनकी बुक है कन्फेसियो अमेंटिस, तो कन्फेसियो अमेंटिस इनकी इंग्लिश में लिखी गई। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये इनका पैटर्न है। पहली बुक क्या है, फटाफट बताइए। पहली बुक है स्पेकुलम मेडिटेंटिस, ये देखिए लैटिन फ्रेंच वर्ड है स्पेकुलम मेडिटेंटिस, ये फ्रेंच में लिखी गई थी मेडिटेंटिस। और दूसरी बुक क्या है, फटाफट बताइए। दूसरी बुक इनकी क्या है, VC, ओक्स क्लेमेंटिस, ये फ्रेंच में लिखी गई थी। और तीसरी बुक फटाफट बताइए, CA से फटाफट, कन्फेसियो अमेंटिस, तो ये किस में लिखी गई थी, इंग्लिश में लिखी गई थी। यही इनका मेन कंट्रीब्यूशन है, इतना आप याद रख लेंगे, गावर के लिए पर्याप्त है, इससे ज्यादा बहुत कुछ नहीं। हाँ, एक चीज और, इन्होंने अपनी पोयम में 7 डेडली सिंस को दिखाया है, ये भी आप नोट कर लेंगे, ये ध्यान रखेंगे। 7 डेडली सिंस को इन्होंने अपनी पोयम में दिखाया है। ये काफी जो है फेमस स्टोरी टेलर भी थे, तो इनको स्टोरी टेलर भी माना जाता है। ये 4 फैक्ट आप इनके बारे में याद कर लेंगे। हाँ, इनके मेट्रिकल की अगर हम बात करें कि इनका जो राइमिंग का पैटर्न था और इनका जो मेट्रिकल स्किल थी वो क्या थी, तो इनके ज्यादातर जो है ऑक्टोसिलेबिक कपलेट होते थे। ऑक्टोसिलेबिक हमने आपको बताया था, ऑक्टो मतलब क्या होता है, 8, इसका मतलब एक लाइन में कितने सिलेबल होते थे, 8 सिलेबल होते थे। कितने सिलेबल, 8 सिलेबल होते थे। तो इनकी लाइन को ऑक्टोसिलेबिक कपलेट मतलब 2 लाइन में, 2 लाइन में, 2 लाइन 8 सिलेबल 8 सिलेबल, फिर 2 लाइन 8 सिलेबल 8 सिलेबल, इस तरीके से ये चलता था। तो आप ध्यान रखेंगे कि ही रोट ऑक्टोसिलेबिक कपलेट को इन्होंने लिखा है। और 7 डेडली सिंस के बारे में चर्चा करते हैं। इनकी 3 बुक्स हैं, SP है जो कि आपकी लिखी गई फ्रेंच में, उसके बाद कन्फेसियो अमेंटिस आपकी है जो इंग्लिश में लिखी गई है, ओक्स क्लेमेंटिस जो आपकी है वो लिखी गई है किसमें, बताइए, रिप्लाई फास्ट। ओक्स क्लेमेंटिस किसमें लिखी गई है, नहीं बता पा रहे हैं, लैटिन में। याद रखिए, फ्रेंच, लैटिन, इंग्लिश, फ्रेंच, लैटिन, इंग्लिश, वेरी गुड, लैटिन में लिखी गई है। तो फ्रेंच में कौन सी लिखी गई, फिर से एक बार बताइए, स्पेकुलम मेडिटेंटिस। लैटिन में कौन सी लिखी गई, फटाफट, ओक्स क्लेमेंटिस। इंग्लिश में कौन सी लिखी गई, कन्फेसियो अमेंटिस। मतलब कन्फेशन किया किसमें, इंग्लिश में। भाई जो लैंग्वेज आएगी उसमें कन्फेशन करेंगे। कन्फेशन किया इंग्लिश में, और क्लेमेंटिस एक प्रकार से ऐसे याद कर लीजिए, कलह किया, कलह किसमें किया, लैटिन में जाकर के जो है कलह किया। और स्पेकुलम मेडिटेंटिस, पहले सोचा, मेडिटेंटिस मतलब होता है विचार करना, पहले विचार कहाँ किया, विचार किया फ्रांस में,
और विचार करने के बाद लड़ाई झगड़ा जाके कलह कहाँ किया, कहाँ किया, इटली में, लैटिन में, रोम में जाके किया, रोम में किया कलह। और उसके बाद फिर कन्फेशन कहाँ आके किया, भाई मैंने झगड़ा किया था, मैंने प्लान बनाया फ्रांस में और झगड़ा किया रोम में, लैटिन में, और आकर के मैंने माफी मांगी कहां पर, इंग्लिश में, इंग्लैंड में। तो 3 आपका हो गया, स्पेकुलम मेडिटेंटिस फ्रांस, ओक्स क्लेमेंटिस लैटिन, और कन्फेसियो एमेंटिस किसमें हो गया, इंग्लिश। ठीक है, तो इस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं, काफी मजा आएगा आपको पढ़ने में, थोड़ा सा समय लगेगा, कुछ लोगों के लिए नया होगा तो उनको लग रहा होगा क्या हो रहा है पता नहीं, लेकिन अभी आप ये जब बुक खत्म होगी ना तो आपको बहुत मजा धीरे धीरे आना लगेगा। ठीक है, नाउ वी हैव जॉन बार्बर, अगले राइटर हमारे हैं जॉन बार्बर। इनकी भी बर्थ देखिए 1316 में हुई है, ये भी अनसर्टेन है, लेकिन 1395 में इनकी डेथ हुई थी, ये सर्टेन है। अच्छा ये देखिए, इनके लिए कहा जाता है द फर्स्ट ऑफ द स्कॉटिश पोएट्स, पहले ये स्कॉटिश पोएट्स ऐसे हैं जिनकी तरफ हम लोगों का ध्यान जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके पहले बहुत ज्यादा स्कॉटिश पोएट्स फेमस नहीं थे, जॉन बार्बर आते हैं, इनको जो है पहली बार देखा जाता है। अगर इनके बर्थ की बात करें तो अबरडीनशायर में इनका बर्थ हुआ था, ऑक्सफोर्ड में इन्होंने पढ़ाई करी थी, बाद में ये पेरिस से भी पढ़ाई किए थे। इनकी जो सबसे फेमस है वो है ब्रूस, अंडरलाइन कर लीजिएगा, जॉन बार्बर की ब्रूस, ध्यान रखिएगा। हिस्ट्री, जब भी हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो ब्रूट, ब्रूस, ये सब बहुत सारी रचनाएं हमें मिलती हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है। इनकी ब्रूस है, और कितनी लाइन में है, बहुत ही लेंदी पोयम है, 20 बुक में लिखी गई है और 13,000 लाइन में है, ध्यान रखिएगा, 20 बुक में लिखी गई है और 13,000 लाइन में ये पोयम है आपकी, और इसका नाम क्या है, ब्रूस। क्या नाम है ये, वास्तव में देखें तो स्कॉटलैंड ने जो स्ट्रगल किया था 1286 से लेकर के जो है ब्रूस के डेथ तक 1332 तक जो स्ट्रगल किया था किसने, स्कॉटलैंड ने, वो पूरा इतिहास है इसमें लिखा गया है, 20 बुक में लिखा गया है। तो आपसे अगर पूछेगा स्कॉटलैंड स्ट्रगल, स्कॉटलैंड का स्ट्रगल 1286 से लेकर के 1332 ब्रूस की डेथ तक का जो समय है, यही पूरा इन्होंने इसमें लिखा हुआ है कि कैसे ब्रूस जो है एक नेता बन के, एक योद्धा बन के उभरते हैं और फिर अपने लोगों के लिए लड़ते हैं, और फिर लास्ट में जाकर के जो बैनकबर्न का युद्ध है वहां पे जाके कैसे ट्रेजेडी होती है और इनकी डेथ होती है, यही इसमें पूरा इन्होंने दिखाया है। तो बस इतना याद रखिएगा, दिस इज मोर देन इनफ, इससे ज्यादा आपको इनको याद रखने की जरूरत नहीं है। चलिए हम चलते हैं, सर जॉन मैंडविले की बात करते हैं। हमें लग रहा है ज़्यादा हम तेज अगर बोल रहे हो तो आप बता दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत तेज बोलने लगते हैं और वो फ्लो होता है। हेलो प्रतिभा जी, क्लास आप लोग टाइम से थोड़ा ज्वाइन कर लिया जा करें, कभी कभी डिस्टर्बेंस हो जाती है क्लास में, तो आप बहुत परेशान ना हुआ करें, हम सब कवर कर देंगे, दिस इज माई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू, सारा कुछ आपको कवर करेंगे, कुछ भी आपका छूटेगा नहीं। बस ज़रूरत जो है आप ट्रस्ट बनाए रखें, और जो मैं अंडरलाइन कराता हूँ, जो आपको पढ़ाता हूँ तो रिवाइज करते रहिए। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिए, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप ऑफलाइन भी आकर के पूछ सकते हैं, हमसे कॉल करके भी पूछ सकते हैं, यू आर फ्री टू आस्क। अब देखिए, अभी तो हम पोएट्स की बात कर रहे थे कि चौसर के एज में जो हमारे पोएट्स थे, जैसे हमने बात किया, सबसे पहले लैंगलैंड की बात की, फिर हमने गावर की बात की, फिर जॉन बार्बर की बात की, अब हम प्रोज राइटर्स की बात कर रहे हैं। इस समय प्रोज राइटर्स कौन? तो पहला प्रोज राइटर एक बहुत ही घुमक्कड़ आदमी था जिसका नाम था सर जॉन मैंडविले। सर जॉन मैंडविले जो है, अब ये भी बड़ा कंफ्यूजन है कि सर जॉन मैंडविले कौन थे। इंग्लिश में एक नाम आता है जेहान डी मैंडविले, who compiled and published a French book of travels between 1357 to 1371। होता क्या है, 1357 से बीच में, 1357 से 1371 के बीच में 14 साल की समुद्री यात्राओं की का एक विवरण अर्थात डिस्क्रिप्शन जिसको हम बोलते हैं, वो एक बुक में किया गया, और माना जाता है कोई मिस्टर सर जॉन मैंडविले थे, उन्होंने उसको कंपोज किया है। अब ये कौन थे, इस पर भी बहुत सारे कंफ्यूजन उठते हैं। हालांकि ये जो फ्रेंच में लिखी गई थी, ध्यान रखिएगा, बात में किस में लिखी गई थी,
फ्रेंच लैंग्वेज में बाद में इसका ट्रांसलेशन हुआ, और ट्रांसलेशन होने के बाद हमें पता चलता है कोई सर जॉन मैंडविले थे जो कि अल्बंस में पैदा हुए थे, वही जो है 1322 में समुद्र क्रॉस करके गए और बहुत सारे शहरों में घूमे, बहुत अलग अलग जगहों पर, ही का ये रिकॉर्ड है। अब ये नहीं पता तो इतना ध्यान रखिएगा, ये ट्रेवल स्टोरीज हैं जिसको बोलते हैं ट्रेवेलॉग। क्या बोलते हैं? ट्रेवेलॉग। इन्होंने अपना ट्रेवेलॉग लिखा है। और इस बुक का जो रियल हीरो माना जाता है जेहान डी बोरगॉन, ये माना जाता है, ध्यान रखिएगा, जिसकी डेथ 1372 में हुई थी। तो इसी ये हीरो है, इसी की समुद्री यात्राएं हैं जो आगे बढ़ रही हैं। अब इसी को आजकल हम जो है ट्रेवल्स नाम से भी जानते हैं, इस बुक को ट्रेवल्स नाम से भी जानते हैं, जिसमें वॉयजेस की चर्चा की गई है। तो कहीं भी आपसे पूछे कि ऐसी कौन सी प्रोज बुक है जिसमें वॉयजेस की चर्चा की गई है 14 साल के, तो ध्यान रखेंगे सर जॉन मैंडविले को। ठीक है, चलिए अब इसको छोड़ दीजिए, प्रोज स्टाइल की यहाँ पर इन्होंने बात की है, ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो अगला पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रोज में, वो है जॉन वाइक्लिफ। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका बर्थ 1320 में हुआ था और डेथ इनकी 1384 में हुआ था, और ये यॉर्कशायर में पैदा हुए थे। ऑक्सफोर्ड में इन्होंने पढ़ाई की, बाद में इन्होंने चर्च को ज्वाइन कर लिया, हॉली ऑर्डर्स को रिसीव कर लिया, और उसके बाद लुटरवर्थ में जो है लाइसेस्टरशायर में ये रहने लगे। फिर अचानक क्या हुआ कि ये उस समय के जो इक्लेसियास्टिकल जो धार्मिक झगड़े लड़ाइयाँ होती थी उसमें पार्टिसिपेट ये करना शुरू कर दिए, फ्यूड्स में पार्टिसिपेट करना। अब इनकी सबसे बड़ी आदत ये थी कि उस समय जो भी चर्चेज में अब्यूजेज हो रहे थे, मतलब जो भी गलतियां फैल रही थी, उसके खिलाफ ये आवाज उठाने लगे। आवाज उठाने लगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आप थोड़े से विवादित हो जाएंगे। तो ये क्या थे? एन एक्टिव कंट्रोवर्सलिस्ट। ध्यान रखिएगा, थोड़े से एक्टिव कंट्रोवर्सलिस्ट थे, चर्च की सेवा भी करते थे, लेकिन चर्च में थोड़े से जो गलतियां थी, करप्शन उस समय एक्चुअली चर्च में बहुत था, तो उस पर इन्होंने आवाज भी उठाई है और इन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी, ट्रांसलेशन किया है। तो इनका मेन वर्क है वो है ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल। बाइबल का इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है, ये इनका सबसे मेन वर्क है। आप ये ध्यान रखेंगे, इनका सबसे मेन वर्क क्या है? ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल। हाँ हाँ हाँ, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंग्लिश जो है ट्रांसलेशन करने वाले जॉन वाइक्लिफ है, ये ध्यान रखिए। चलिए, नाउ नेक्स्ट वी हैव सर थॉमस मैलरी। थॉमस मैलरी की बात करते हैं। इनकी भी बर्थ के बारे में हमें पता नहीं, कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए। डेथ भी इनकी 1471 के बाद ये दिखाई नहीं दिए तो माना जाता है कि मर गए होंगे, नहीं दिखाई दिए तो चले गए भाई, टाटा बाय बाय हो गए। अब यहाँ पर हम इनकी जो सबसे फेमस बुक है मैलरी की, वो आज भी बहुत हम लोग याद करते हैं, मॉडी आथर। मॉडी आथर है जो कि कह रहे हैं 9th ईयर ऑफ द रेन ऑफ किंग एडवर्ड द फोर्थ। किंग एडवर्ड फोर्थ जब राजा बने तो उनके शासन के 9वें साल में जो है माना जाता है कि ये लिखी गई थी, ऐसा वहां पर लिखा हुआ मिलता है। कि मतलब किंग एडवर्ड जो है वो 1460 में राजा बने थे। किंग एडवर्ड फोर्थ जो है 1460 में राजा बने। कह रहे हैं किंग एडवर्ड फोर्थ के जो है राजा बनने के 9 साल बाद, तो 60 और +9 कितना हो गया? 1469। तो इसका कंपोज डेट क्या माना जाता है? 1469 माना जाता है, 1469। और अगर आप देखें तो इसी के आसपास जो है एक सबसे बड़ी घटना घटी थी। क्या? कैक्सटन ने एक प्रीफेस लिखा था इसका। कैक्सटन ने क्या लिखा था? प्रीफेस। इसका प्रीफेस कैक्सटन ने लिखा, याद रखिए। कौन से कैक्सटन है? किसी को याद हो तो ये वही कैक्सटन है जिन्होंने इंग्लैंड में क्या लाया? प्रिंटिंग प्रेस। क्या लाया इंग्लैंड में? प्रिंटिंग प्रेस लाने वाले विलियम कैक्सटन थे। और विलियम कैक्सटन के प्रेस में पब्लिश होने वाली पहली बुक थी मॉडी आथर। ये ध्यान रखिएगा, विलियम कैक्सटन ब्रॉट प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड एंड द फर्स्ट बुक टू बी पब्लिश्ड इन इंग्लैंड वाज मैलरीज मॉडी आथर। ध्यान रखिए। नेक्स्ट, मॉडी आथर में अगर हम देखें तो कह रहे हैं द मॉडी आथर लाइक द ट्रेवल्स ऑफ मैंडले इज ए कंपाइलेशन। ये भी कंपाइलेशन है।
मतलब कई सारी स्टोरीज हैं, उसको कंपाइल किया गया है। ये बेस्ड किस पर है? द फ्रेंच आर्थरियन रोमांसेस आर ड्रॉन अपॉन टू क्रिएट प्रोज रोमांस। तो ये किस पर बेस्ड है? जो फ्रांस का आर्थरियन रोमांस है उस पर बेस्ड है। हमने आपको आर्थरियन लीजेंड के बारे में जब बताया होगा तो हमने आपको फ्रांस मैटर, जो है इंग्लैंड मैटर, ब्रिटिश मैटर और रोम मैटर, ये मैंने आपको बताया है चारों मैटर के बारे में। तो ये रोमांसेज कहाँ से लिए गए हैं? फ्रेंच रोमांस से लिया गया है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, इससे ज्यादा आपको बहुत ज्यादा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आइए हम आगे चलते हैं। अब देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ लिटरेरी फॉर्म्स। इस समय क्या क्या लिटरेरी फॉर्म्स डेवलप हो रहे थे? तो भाई स्वाभाविक सी बात है, पोएट्री डेवलप हो रही है। तो पोएट्री में सबसे पहले आता है लिरिक। लिरिक इस समय लिखे गए, स्पेशली लिरिक जो है वो लव थीम पर बेस्ड और रिलीजन पर बेस्ड थे। तो लव लिरिक एंड रिलीजियस लिरिक इस समय काफी लिखे गए। तो ये याद रखिएगा, लव लिरिक लिखने वाले तो हमारे चौसर महोदय भी हैं जो है, और सॉनेट्स भी काफी लिखे गए समय, जो है बैलेट्स लिखे गए। आइए देख, ठीक है। अब पहला तो हो गया लिरिक की बात। लिरिक में अगर आपको कोट करना है, एक द नट ब्राउन मेड आप कोट कर सकते हैं। ये लिरिक काफी फेमस है, द नट ब्राउन मेड, इस समय की आप कोट कर सकते हैं, ये लव लिरिक है। नेक्स्ट है बैलेड का राइज हुआ। अभी मैं आपको बता रहा था, यही एज है बैरन पीरियड जिसको हम बोलते हैं, जो है लिटरेचर बहुत डेवलप नहीं था इस समय। थोड़ी बहुत लिरिक पोएट्री लिखी गई, बैलेड ज्यादा लिखे गए, और बाकी ड्रामा वगैरह सब बिल्कुल सुस्त पड़े थे, कुछ भी नहीं था इस समय, पूरा खाली है। इसीलिए तो इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? बताइए फटाफट, इसको क्या बोलते हैं? बैरन एज, बैरन एज बोलते हैं। बंजर था बिल्कुल पोएट्री का, बैरन एज ऑफ लिटरेचर। तो चलिए 14th सेंचुरी के लास्ट में हम देखें तो बैलेट का जन्म हुआ। कौन सा बैलेट? ट्रेडिशनल बैलेट। जब बैलेट आप हमारी वीडियोज में जाकर के देखेंगे, जो हमारे यूट्यूब चैनल पर भी पड़ी है, वहां पर आप देखेंगे बैलेट, मैंने बताया ट्रेडिशनल बैलेट क्या होता है। तो ट्रेडिशनल बैलेट में लिखे गए, उसमें फेमस बैलेट क्या है, नाम याद रखेंगे। चेवी चेज बहुत फेमस है, सर पैट्रिक स्पेंस बहुत फेमस है, और कुछ रॉबिन हुड पोएम्स हैं वो बहुत फेमस है। तो इतना आप याद रखेंगे, जो है ये उस समय बैलेट्स में काफी फेमस थे। और बैलेट्स की थीम प्रायः जो है लव और लोकल लीजेंड्स जो होते थे उन्हीं की तारीफ करना, उन्हीं के बारे में गाना। तो यहाँ पर बस ये इतना इंपॉर्टेंट है, बैलेड में जो हमारा पैटर्न होता था राइम का, मोस्ट कॉमनली आप ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, ABCB का पैटर्न होता था। 4 लाइन में लिखी जाती थी, प्रायः 4 लाइन में। स्टैंजा क्वार्टरेन में लिखा जाता है बैलेड, ध्यान रखिएगा। तो इसका पैटर्न जो होता था ABCB का पैटर्न होता था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक बैलेट में मैंने ट्रेडिशनल बैलेट की खासियत बताई थी, पहली लाइन कैसी होगी, 4 सिलेबिक होगी, और दूसरी लाइन 3, फिर 4, फिर 3। जैसे हिंदी में आप पढ़ते हैं ना 11 13 11 13 का पैटर्न पढ़ते हैं, दोहा सोठा क्या होता है, ऐसे ही इसमें भी पैटर्न है पूरा, कि जो आपका पहली लाइन होगी, वो पहली लाइन जो होगी वो आयम्बिक 4 होगी, और दूसरी लाइन आयम्बिक 3 होगी, फिर तीसरी आयम्बिक 4 होगी, चौथी आयम्बिक 3। अब इसको छोड़ दीजिए, नेक्स्ट हम देखते हैं एलेग्री का भी उदय इसी समय हुआ। ध्यान रखिएगा, एलेग्री हम जब आपको MH अब्राम्स की बुक पढ़ाएंगे तो वहां पर हम आपको एलेग्री अच्छे से पढ़ाएंगे। हालांकि हमारा इस पे वीडियो भी है, आप जाके देख सकते हैं, द राइज ऑफ द एलेग्री। इस समय एलेग्री का राइज शुरू हो गया। अभी हम पीछे बात कर रहे थे, जो हमारे आइडियाज होते हैं ना, आइडियाज को जब ह्यूमन फॉर्म दिया जाता है, जो आइडियाज होते हैं नॉन लिविंग आइडियाज को जब हम ह्यूमन फॉर्म देते हैं तो क्या कहलाता है, एलेग्री कहलाता है। तो इस समय काफी उभर के आ रहा था। जैसे चौसर तो उसके मास्टर थे, चौसर तो करते ही थे, और भी थे आपके लैंगलैंड भी करते थे, और उसके बाद जितने भी इक्लेसियास्टिकल लिटरेचर लिखने वाले थे, रिलीजियस लिटरेचर लिखने वाले थे, सब के सब करते थे। अगर आपको एग्जाम्पल कोई कहे तो आप कोट कर सकते हैं, हाउस ऑफ फेम किसकी है, चौसर की है, और डांसेज ऑफ द 7 डेडली सिंस तो किसने लिखा है, गावर ने। चलिए नाउ वी सी जो है डिस्क्रिप्टिव एंड नरेटिव पोएम्स। तो नरेटिव पोएम्स भी देखने को मिलती हैं, डिस्क्रिप्टिव। आपका कंटेम्पररी टेल क्या है, इससे बड़ी पोएम ही मुझे तो लगता है कि शायद ही कोई इससे बड़ी पोएम होगी। इससे बड़ी होगी तो एपिक का फॉर्म लेगी, लेकिन ये नरेटिव पोएम है।
डिस्क्रिप्टिव और नरेटिव पोएम का सबसे बड़ा एग्जांपल आपका कैंटरबरी टेल्स है। तो डिस्क्रिप्टिव पोएम चल रहे थे। मेट्रिकल रोमांस की बात करें तो मेट्रिकल रोमांस अब धीरे धीरे आर्थरियन रिजल्ट जो रोमांस थे, चाहे वो फ्रेंच मैटर के हो, इंग्लैंड मैटर के हो, ब्रिटेन मैटर के हो, अब धीरे धीरे उनका भी यूज किया जाने लगा। बाद में आप देखें, चाहे आप चासर का कैंटरबरी टेल पढ़ेंगे ना, तो पहली जो स्टोरी नाइट का टेल है वो क्या है, वो सिवेलरी एंड रोमांस ही तो है। नाइट टेल जो है, नाइट्स टेल, ये क्या है, सिवेलरी एंड रोमांस है। तो ये क्या है, इस समय देखें तो मेट्रिकल रोमांसेस का जन्म होता है, अर्थात इस समय फैशन में मेट्रिकल रोमांसेस थे। नाउ वी टॉक अबाउट प्रोज। प्रोज में क्या हो रहा था, तो प्रोज में मेंडविले का जो है ट्रेवल्स ऑफ मेंडविले, और उसके बाद हिगडेंस का पॉलीक्रॉनिकल, हिगडेंस का जो है पॉलीक्रॉनिकल ट्रांसलेट किया था किसने, जॉन ऑफ ट्रेविसा। इसको आप याद रखेंगे, ये एक बार एग्जाम में भी आया है। जो पॉलीक्रॉनिकल है ये किसने लिखा, ये लिखा जॉन ऑफ ट्रेविसा ने, ट्रांसलेट किया, ये ध्यान रखेंगे, एक बार ये एग्जाम में भी क्वेश्चन है। बाकी और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं है। लिटरेरी स्टाइल की बात करें तो लिटरेरी स्टाइल में हम आपको पहले ही पोएट्री में बता चुके हैं कि पोएट्री में राइम रॉयल स्टैंजा का हमें जन्म दिखाई देता है, हीरोइक कपलेट का जन्म दिखाई देता है, डेकासिलेबिक लाइन्स हमें देखने को मिलती हैं, और हमें कुछ और भी काफ़ी सिंप्लिसिटी देखने को मिलती है। 2 सिलेबल 3 सिलेबल फीट भी हमें देखने को मिलते हैं। अभी जैसे हमने आपको बैलेट्स में बताया कि 4 सिलेबिक 3 सिलेबिक 4 सिलेबिक 3 सिलेबिक लाइन्स देखने को मिलती हैं। उसके बाद एलिट्रेशन, देखिए जहां भी रोमांसेस होंगे तो एलिट्रेशन वहां पर यूज होगा, तो एलिट्रेशन में भी रिवाइवल हुआ। ओल्ड पोएट्री की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी, ओल्ड पोएट्री को हम अलिटरेटिव पोएट्री भी कहते हैं। यहाँ पर अलिटरेटिव पोएट्री का फिर से रिवाइवल हुआ, अर्थात अलिटरेटिव लाइन्स थोड़ी सी लिखी गई। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो है वैनर एंड वेस्टर 1352 में। ये एक एनोनिमस पोएम है, पता नहीं किसने लिखी है, लेकिन ये अलिटरेटिव मीटर में लिखी गई है। नाउ इसको छोड़ दीजिए। नाउ वी हैव चैप्टर नंबर 4, जहाँ पे हमें चौसर से स्पेंसर तक पढ़ना है। आइए देखते हैं सबसे पहले हम समय का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उसमें। तो आइए देखते हैं। 1450 से 1550 तक का पीरियड ऐसे नॉर्मली दे दिया गया है, हालांकि हम इस पीरियड को कंसीडर करते हैं 1400 से लेकर के 1550 जो है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम देखते हैं क्या था उस समय का। तो कह रहे हैं कि द डेट्स दैट अपीयर द हेड ऑफ द सेक्शन आर ओनली अप्रॉक्सीमेट। ये जो डेट दिया है अल्बर्ट साहब भी कह रहे हैं कि ये अप्रॉक्सीमेट डेट है, फिक्स आप मत मान लीजिएगा, ये केवल एक अनुमान लगाया गया है कि हाँ यहाँ से यहाँ तक का रहा होगा। इस समय इंग्लैंड में वार हो रहा था, आपको पता ही है। एडवर्ड थर्ड के शासनकाल में शुरू हुआ क्या, 1338 में क्या शुरू हुआ, कल की क्लास में मैंने बताया था, कल की क्लास मतलब इन लास्ट क्लास। 1338 में क्या शुरू हुआ था, 1338 में क्या शुरू हुआ, फटाफट बताइए, नहीं पता। 1338 में 100 ईयर वॉर्स, 100 ईयर वॉर शुरू हुआ, किसके साथ, फ्रांस के साथ। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में 100 सालों का युद्ध शुरू हुआ था। 1338 में शुरू करके 1452 में जाकर के समाप्त होता है, ठीक है। तो वार काफी था। अब देखिए युद्ध होगा, घर में भी आपके लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो क्या होता है, अनरेस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, अनरेस्ट, सब उथल पुथल मच जाता है। तो उस समय अनरेस्ट था और क्योटिक था, उस समय पूरा सोसाइटी क्योटिक थी, समझ में नहीं आ रहा था, कभी यहां युद्ध लड़ रहा है फ्रांस से, कभी वहां युद्ध लड़ रहा है। लेकिन इट कंक्लूड्स विथ अ सेटल्ड डायनेस्टी। लेकिन जब ये पीरियड लगभग समाप्त हुआ, इसने एक ऐसी डायनेस्टी को इंग्लैंड के सिंहासन पर बैठाया कि जिसने रिलीजन, पीपल सबको एक जोड़ करके देश को आगे बढ़ाया, देश को आगे बढ़ाया, इंग्लैंड को आगे बढ़ाया। तो आइए हम देखते हैं इस एज में हमारा जो लिटरेरी फीचर है वो क्या है। तो सबसे पहले बात देखें, शुरुआत में अगर हम देखते हैं, शुरुआत में क्या है, पॉवर्टी है मटेरियल की, बड़ी गरीबी देखने को मिलती, ज्यादा लिटरेचर में मटेरियल ही नहीं है, बहुत कम पोएट्री ऐसी है जो ढंग की हमें दिखाई देती है। दूसरा,
स्कॉटिश पोएट्री लिखी गई, अर्थात स्कॉटलैंड पर जो है द पॉवर्टी एंड डिसयूनियन ऑफ स्कॉटलैंड जो है वो पोएट्री में दिखाएगा। तीसरा था, अब ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है, इसी एज में ड्रामा का डेवलपमेंट है, तो ये ध्यान रखिएगा, चाहे वो आपके मॉरलिटी प्लेज हो, चाहे इंटरल्यूड्स हो, चाहे मिरेकल प्लेज हो, चाहे मिस्ट्री प्लेज हो, वो आप देखेंगे तो उनकी बात यहीं से मानी जाती है। अब इस पीरियड का इंपॉर्टेंस क्या है, तो आइए हम उसको देखते हैं। पोएट्री में हम देखें तो इसका इंपॉर्टेंस हमें तब समझ में आएगा जब हम पोएट्री में हमारे पास अलग अलग ग्रुप के हैं, स्कॉटिश ग्रुप के पोएट हैं। स्कॉटिश पोएट में जो पहला नाम आता था वो जो है हम लोग जेम्स फर्स्ट कहते हैं। का शासनकाल जो इनका पीरियड था वो 1394 से, ये स्कॉटलैंड के थे। हुआ क्या, 1406 में ये कैप्चर कर लिए गए, इंग्लैंड ने इनको बंदी बना लिया और 1424 तक लगभग 18 साल ये इंग्लैंड की जेल में रहे। और उसके बाद इन्होंने जॉन बिफोर्ड से शादी कर ली। और जॉन बिफोर्ड कौन है पता है, हेनरी फिफ्थ जो है उन्हीं की कजिन थी। हेनरी फिफ्थ राजा थे, हेनरी फोर्थ के बाद बने थे हेनरी फिफ्थ, उन्हीं की कजिन थी जॉन बिफोर्ड, उनसे इन्होंने शादी कर ली और शादी करके उनको लेकर के कहाँ चले गए, इंग्लैंड। तो इनका जेल ठीक ठाक रहा, मान सकते हैं भाई। जेल में रहने के बाद अगर राजा की भतीजी शादी हो जा रहा है तो 18 साल जेल में रहना तो कह सकते हैं फायदे का सौदा था इनके लिए। ये चले गए, वापस स्कॉटलैंड चले गए। लेकिन अब बात ये थी कि वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद जो है हमारे जेम्स फर्स्ट साहब जो थे, इन्होंने एक पोयम लिखी जिसको नाम दिया द किंग स्क्वेयर। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं किंग्स स्क्वेयर। किंग्स स्क्वेयर, ध्यान रखिएगा, किंग्स स्क्वेयर। तो स्क्वेयर मतलब होती है बुक, किंग्स मतलब राजा, राजा की बुक, ठीक है। अब इसमें इन्होंने, हालांकि द अटेम्प्ट टू डिसअप्रूव हिज ऑथरशिप हैड नॉट, बहुत लोग कहते हैं कि जेम्स फर्स्ट ने नहीं लिखा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि जेम्स फर्स्ट ने ही इसको लिखा है। चलिए, अब इन्होंने चौसर मॉडल को इसमें फॉलो किया है। इसमें जो स्टैंजा इन्होंने यूज किया है वो चौसर का ही है, कौन सा, राइम रॉयल स्टैंजा, राइम रॉयल स्टैंजा। तो ध्यान रखिएगा, इनके नाम के कारण इसको राइम रॉयल स्टैंजा कहा जाता है, क्योंकि ये राजा परिवार से थे और इन्होंने यूज किया तो इसको राइम रॉयल कहा जाता है। पहले ये केवल क्या कहा जाता था, 7 लाइन स्टैंजा। चौसर ने यूज किया तो 7 लाइन स्टैंजा, और जब इन्होंने यूज कर दिया तो क्या हो गया, राइम रॉयल। रॉयल मतलब राजा, राइम मतलब लय, तो राजा की लय है ये, तो इसको बोलते हैं राइम रॉयल, इन्हीं के नाम से माना जाता है। तो आपसे अगर कोई पूछे तो आप कह सकते हैं किंग स्क्वेयर जो है वो राइम रॉयल स्टैंजा में लिखी गई है। राइम रॉयल स्टैंजा जब भी मैं आपसे बोलूं तो आप क्या याद रखेंगे, एक बार एग्जाम में ये आया था, मुझे पता है, सीजीटी पीजीटी एग्जाम में आया था, राइम रॉयल स्टैंजा जो है वो कितने लाइन का होता है, 7 लाइन, 9 लाइन, 11 लाइन या 6 लाइन। तो आपको याद रहना चाहिए कितनी लाइन का है, 7 लाइन का होता है राइम रॉयल स्टैंजा। और इसके फादर कौन है राइम रॉयल स्टैंजा के, जेफरी चौसर। चौसर महोदय, पिछले वीडियोस में मैंने बताया था कि उनकी ट्रायलस एंड क्रिसीड है, पहली बार उन्होंने किया था राइम रॉयल स्टैंजा को, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमारे जो किंग जेम्स फर्स्ट साहब हैं, इनकी पब्लिश टू द प्ले, ये भी काफी फेमस है, और क्राइस्टिस किर्क ऑन द ग्रीन, ये 2 बुक और हैं जो मानी जाती है कि इन्होंने लिखा होगा। अब इनको छोड़ दीजिए, इनकी किंग स्क्वेयर आप जरूर याद रखेंगे, बाकी को थोड़ा बहुत आप भूल भी जाएंगे तो हम आपको माफ कर देंगे, परेशान ना। चलिए, नेक्स्ट हमारे राइटर हैं, ये स्कॉटिश राइटर हैं, ध्यान रखिएगा, अभी हम जितने राइटर की बात कर रहे हैं ये स्कॉटलैंड के हैं। सर डेविड लिंडसे, 1490 से लेकर के 1555 तक जो है का शासन था। ये कहां पर पैदा हुए थे, 5 शायर में, 5 शायर में ये पैदा हुए थे, और ये रॉयल सर्विस में जो गए, राजा की सर्विस करने लगे, और बाद में इनको जो है लायन किंग्स ऑफ आर्म्स का जो है एक इंपॉर्टेंट पोस्ट दे दिया गया, वहां पर ये ज्वाइन कर लिए। इनकी बुक में देखें तो कोर्ट में चूंकि सेवा करते थे तो भाई अब स्वाभाविक है थोड़ा सा दरबार में चापलूसी वगैरह तो करनी पड़ेगी। इन्होंने एक लिखा
द ड्रीम जो है, और किसमें लिखा हो, रायम रॉयल स्टैंजा में, ध्यान रखिएगा, स्टैंजा में, रायम रॉयल स्टैंजा में लिखा। उसके बाद इनकी जो फेमस बुक है वो है द टेस्टामेंट ऑफ स्क्वायर मेल्ड्रम, बहुत फेमस है। ये ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में लिखी गई है। माना जाता है अ रोमांटिक बायोग्राफी विथ अ स्ट्रांगली चॉसरियन फ्लेवर, एक रोमांटिक बायोग्राफी है ये, और बिल्कुल चौसर वाली स्टाइल में इन्होंने इसको लिखा है, जिसका नाम है द टेस्टामेंट ऑफ स्क्वायर मेल्ड्रम। और टेस्टामेंट ऑफ कंप्लेंट ऑफ पेपिंगो इनकी अगली बुक है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब उसके बाद एन प्लेजेंट सटायर ऑफ द थ्री स्टेट, ये बहुत फेमस है क्योंकि ये माना जाता है कि एक मॉरलिटी प्ले है। क्या है, एक मॉरलिटी प्ले है, बहुत फेमस है, ये ध्यान रखिएगा। हालांकि इसकी लैंग्वेज उतनी अच्छी नहीं है। अ प्लेजेंट सटायर ऑफ द थ्री स्टेट, ध्यान रखिएगा, ये लैंग्वेज जो है ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज है, तो थोड़ा सा आपको पढ़ने में दिक्कत होगी, वीडियोज को ध्यान से सुनिएगा। अ प्लेजेंट सटायर ऑफ द थ्री स्टेट। उसके बाद आप, इनकी बहुत कोई फेमस बुक नहीं है। फिर हमारे पास रॉबर्ट हेनरिसन साहब हैं। तो रॉबर्ट हेनरिसन को हम देखें तो ये भी स्कॉटलैंड के हैं। तो इनका इनकी जो बुक है रॉबर्ट हेनरिसन की है लैमेंट फॉर द मैकरिस, 1508 में लिखी। ध्यान रखिएगा, ये किसके लिए लिखा था, डनबर, विलियम डनबर है ना, विलियम डनबर अभी आपको मिलेंगे, इनकी डेथ हो गई पर लिखा था, डनबर की डेथ पर। एक बार एग्जाम में भी ये आया है कि द ऑर्डर ऑफ हिज पोएम्स, इनकी पोएम्स में अगर फेमस हम देखें तो द टेस्टामेंट ऑफ क्रिसीड जो है, इन्होंने ट्रायलस एंड क्रिसीड के आगे की कहानी लिखी है। ट्रायलस एंड क्रिसीड जो चौसर का है, इसी की आगे की कहानी लिखी है, जिसका नाम है टेस्टामेंट ऑफ क्रिसीड। और इनकी कोई खास वैसे फेमस बुक नहीं है। टेस्टामेंट ऑफ क्रिसीड आप याद रखेंगे, इतना पर्याप्त है इनकी। नेक्स्ट बुक वी हैव, नेक्स्ट राइटर वी हैव विलियम डनबर। विलियम डनबर 1460 से 1530 के बीच में। इनकी बुक के बारे में हम केवल चर्चा करेंगे, इनके बर्थ वगैरह के बारे में बहुत ज़्यादा आपको नहीं जानना है। इनकी जो फेमस बुक है वो गोल्डन टार्स है, ये जान लीजिएगा। दूसरा इनकी जो फेमस बुक है, ये बहुत फेमस है, ये आप जरूर याद कर लेंगे, द डांस ऑफ द सेवन डेडली सिंस, द डांस ऑफ द सेवन डेडली सिंस। तो ये दो बुक आप इनकी जरूर याद रखेंगे, गोल्डन टार्स एंड द डांस ऑफ द सेवन डेडली सिंस। नेक्स्ट वी हैव गैविन डगलस, ये अंतिम राइटर हैं आपके स्कॉटिश पीरियड के है। तो गैविन डगलस साहब को देखते हैं। तो गैविन डगलस, इनकी बुक भी आप देख लें, जो आपको याद रखने लायक चीजें हैं। तो द पुलिस ऑफ ऑनर, ये है किंग हार्ट, ये एक एलेगरी है, दो पोएम इनकी फेमस है। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि कंसाइंस इनकी एक शॉर्ट पोएम है, तो कहां से ली गई है, वर्जिल की एनीड से जो है माना जाता है, उसका ट्रांसलेशन इन्होंने किया है। तो ये दो बुक इनकी फेमस है, द पॉलिश ऑफ ऑनर और किंग हार्ट। के बाद हमारे आगे अगले पोएट जॉन स्केल्टन। जॉन स्केल्टन की बात करें तो कैम्ब्रिज से इन्होंने पढ़ाई की थी। इनके बारे में जो एक चीज मतलब फेमस है, जो याद रखनी है, ही टूक ऑर्डर्स इंटर द हाउस होल्ड ऑफ द काउंटेस ऑफ रिचमॉन्ड। रिचमॉन्ड की एक काउंटेस थी, जो कि कौन थी, द मदर ऑफ हेनरी सेवंथ, हेनरी सेवंथ की माँ। और रिचमॉन्ड की काउंटेस जो थी, उनके ये क्या बन गए, कह सकते हैं कि ये नौकर बन गए, अर्थात उनकी नौकरी करना। इनकी एक बुक है फेमस, काफी याद की जाती है, माना जाता है कि है हाँ, ये है, देखिए। वैसे तो इनकी दो तीन बुक्स हैं, एक आप ये भी याद रखिए, गार्लैंड ऑफ लॉरेल जो है, ये इनकी बहुत फेमस है। वाई कम नॉट टू कोर्ट, ये
जो एड्रेस किया है इन्होंने इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्होंने ओल्से को एड्रेस किया है, ये ध्यान रखिए, जज थे उनको एड्रेस किया, ठीक है। तो ये इनकी ये बुक बहुत फेमस है। और इन्होंने कुछ जो है मृत्यु गीत भी लिखे थे, जैसे एडवर्ड फोर्थ की डेथ पर इन्होंने लिखा था, डायर्स ऑन एडवर्ड फोर्थ, द वॉयज ऑफ कोर्ट, ये भी इन्होंने लिखा था। तो और इनकी एक मॉरलिटी प्ले है, प्ले में अगर हम बात करें तो सबसे फेमस अगर अब तक की इनकी बुक कह सकते हैं तो वो है मैग्निफिसेंट, इसको आप भूलेंगे नहीं, ये मॉरलिटी प्ले है। देखिए प्ले की शुरुआत धीरे धीरे आपको मिल रही है, ये मॉरलिटी प्ले है मैग्निफिसेंस। हाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा, इन्होंने एक अलग टाइप का मीटर अपनाया था जिसको बाद में स्केल्टोनिक्स कहा गया, ठीक है। अब ये मीटर है क्या, ध्यान रखिएगा, कह रहे हैं ये जिंगलिंग ऑक्टोसिलेबिक कपलेट होते हैं, अर्थात जिंगल करते हैं ऑक्टोसिलेबिक कपलेट, जो है जिंगल करना मतलब अप डाउन करना, जिंगलिंग ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स होते हैं, बट क्रम्बलिंग एंड अनस्टेबल ऑफन डिसेंडिंग टू डॉगरिल, लगभग जो डॉगरिल का फॉर्म होता है, कजरी टाइप का जो होता है ना, उस फॉर्म में लगभग ये इसको ले आते हैं, ये क्या कहलाता है, स्केल्टोनिक कहलाता है। चलिए अब इनको छोड़ दीजिए, लिडगेट साहब को देखते हैं। जॉन लिडगेट की भी दो किताबें बहुत फेमस हैं। तो पहली चीज तो ये जान लीजिए, जॉन लिडगेट वाज अ फ्रेंड ऑफ चॉसर, चॉसर के मित्र थे ये लिडगेट साहब, जो है मित्र क्या बहुत रहे होंगे, थोड़ी बहुत परिचय हो गई होगी, लेकिन मित्र थे तो थे, याद रखना पड़ेगा हमें। इनकी द फॉल्स ऑफ प्रिंसेस बहुत ही फेमस बुक है, लगभग 7,000 से ज्यादा लाइनों में लिखी गई है। और इनकी जो दूसरी बुक है द टेम्पल ऑफ ग्लास, ये भी एलिगोरिकल बुक है, ये थेब्स की जो स्टोरी है, ट्रॉय का वार पढ़ा होगा अगर आपने, स्टोरी ऑफ थेब्स जो है उस पर बेस्ड है, तो ये ध्यान रखिएगा। और बाकी बाद में जो है इनकी कुछ और छोटी छोटी पोएम्स आई हैं, लेकिन दो आप याद रखेंगे जो नहीं भूलना है, द फॉल्स ऑफ प्रिंसेस आप नहीं भूलेंगे, और चौसर से इनकी मित्रता थी ये भी आप नहीं भूलेंगे। और ऑक्लिफ साहब आ गए, थॉमस ऑक्लिफ या हॉक्लिफ कहीं कहीं नाम मिलता है, इनकी भी हम दो बुक्स हैं जो इंपॉर्टेंट आपको पढ़नी है, वो एक है बहुत ही फेमस है, प्रिंसिपल वर्क यहाँ पर लिखा भी हुआ है, द रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस, बहुत ही फेमस है, माना जाता है हेनरी फिफ्थ की जो है चापलूसी करने के लिए इन्होंने ये लिखा था, द रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस, ठीक है। और बाकी और पोएम इनकी जैसे ला मेल रेगी है, ये भी है, इनकी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम थोड़ी थोड़ी मानी जाती है। और द कंप्लेंट ऑफ आवर लेडी जो है ये भी इनका है, और इन कंप्लेंट काफी फेमस भी मानी जाती है, वॉकलिव की कंप्लेंट। दो बुक इनकी जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यू मस्ट नॉट फॉरगेट, द रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस एंड द कंप्लेंट ऑफ आवर लेडी, ये दो बुक आप जो है याद रखें। इसके बाद लास्ट हमारे हैं में वो हैं अलेक्जेंडर बार्कले, का भी नाम काफी फेमस है, ध्यान रखिएगा। इनकी बहुत ही फेमस पोएम है द शिप्स ऑफ फूड, ऑफ का जहाज, ये ट्रांसलेशन लिया है कहाँ से, जर्मनी के जो है एक वर्क है जिसका नाम है सेबेस्टियन ब्रांट, वहां से इन्होंने एलगरी करी है इसकी ऑफ फूल्स, काफी ये फेमस है। और सर्टेन इक्लॉक्स बहुत फेमस है, आगे ये आपको बहुत मिलेगा, ये अभी नोट कर लीजिए, सर्टेन इक्लॉक्स, जब हम पेस्टोरल पोएम्स की बात करेंगे वहां पर ये नाम बार बार आएगा अलेक्जेंडर बार्कले का। ये सर्टेन इक्लॉक्स है जो गांव पर बेस्ड, रूरल एरियाज पर, ग्रामीण क्षेत्रों पर बेस्ड जो कविताएं होती हैं वो हम बोलते हैं पेस्टोरल पोएम्स, वो इन्होंने लिखी है, ध्यान रखिएगा, जिसका नाम है सर्टेन इक्लॉक्स। अब हमारे पास आ जाएंगे प्रोज राइटर्स, तो प्रोज राइटर्स में हमारे पास कौन कौन से हैं, तो रिजनाल्ड पिकॉक हैं, ये नाम आप जरूर याद रखेंगे, ये सारे नाम आपको मैच कराने के लिए देता है, ध्यान रखिएगा। इनके तो आपको बर्थ और तो मत याद करिए क्योंकि ये विवादास्पद होता है, और नेट जेआरएफ में कभी इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आते कि आपको विवाद खड़ा हो, लेकिन मैच कराने के लिए आपको इतना तो दे सकता है कि पहले कौन आया था बाद में कौन आया था, इतना तो आपको दे देगा।
तो ये ध्यान रखिएगा कि चौसर के बाद के कौन है, चौसर के पहले के कौन है, ये थोड़ा सा दिमाग में आप रखिएगा। तो हमारे जो रिजनल्ड पिकॉक साहब हैं, इनकी हम बात करते हैं, तो इनकी जो बुक है, 2 बुक हैं, द रिप्रेसर ऑफ ओवर मच ब्लेमिंग ऑफ द फेथ। कह रहे हैं कि जब फेथ पर बहुत ज़्यादा ब्लेमिंग होती है, दबाने के लिए कोई आता है, तो ये एक डॉगमा है इनकी जो है, उस पर काफ़ी मौन है। और दूसरी जो इनकी बहुत ही फेमस बुक है, वो है द डिक्ट्स एंड सेइंग्स ऑफ द फिलोसफर्स। इन्होंने फिलोसफर्स पर एक बुक लिखी थी कि हमारे जो फिलोसफर्स हैं उनका क्या कहना है, उस पर पहली बुक लिखी। और ये माना जाता है द फर्स्ट बुक प्रिंटेड इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में प्रिंट होने वाली पहली बुक है, ध्यान रखिएगा। कैक्सटन ने पब्लिश जरूर किया था मॉडी आथर को 1469 में, लेकिन वो इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस कब आया, 1475 में आया। तो इंग्लैंड में पब्लिश होने वाली पहली बुक है द डिक्ट्स एंड सेइंग्स ऑफ द फिलोसफर्स, द डिक्ट्स एंड सेइंग्स ऑफ द फिलोसफर्स। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा सा और देख लीजिए कि जो रचनाएं हैं। आइए देखते हैं। कैक्सटन यहां पर दिया, द मेन पार्ट ऑफ द वॉल्यूम वाज द वर्क ऑफ लॉर्ड रिवर्स, बट कैक्सटन एज वाज हिज हैबिट रिवाइज्ड इट फॉर द प्रेस। कैक्सटन की हैबिट थी, कैक्सटन अच्छा बहुत बड़े विद्वान भी थे, जान लीजिए, लेखक भी थे कैक्सटन। ऐसा मत समझिएगा प्रिंटिंग प्रेस खोल के आज कितना बैठे थे, बहुत बड़े विद्वान थे। बाद में उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का को इंग्लैंड में ले आए जो है। तो कह रहे हैं कि इनकी आदत क्या थी कि जितने भी लोग इनको पब्लिश करने के लिए देते थे, तो ये अपने हिसाब से उसमें चेंज भी कर देते थे। तो माना जाता है कि इसमें भी बहुत सारे चेंजेस उन्होंने किए हैं। कैक्सटन के बारे में बात कर रहे हैं, वुड बी डिफिकल्ट टू ओवर एस्टिमेट द डेट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर टू कैक्सटन। कह रहे हैं कि अगर हम कैक्सटन के इंग्लिश साहित्य, हमारा इंग्लिश लिटरेचर कैक्सटन का कितना ऋणी है, कितना इंडेटेड है उनको, अगर हम इसको ओवरलुक करें तो हमारी बेवकूफ़ी होगी। कह रहे हैं ही प्रिंटेड ऑलमोस्ट एवरी इंग्लिश वर्क ऑफ रियल क्वालिटी नोन इन हिज डे, इंक्लूडिंग चासर एंड मैलोरी। उन्होंने चासर की भी बुक पब्लिश करी, मैलोरी की भी बुक पब्लिश करी। In addition, he made and printed 24 translation from France। ये कैक्सटन के बारे में बता रहे हैं कि फ्रांस का और डच का 24 ट्रांसलेशन भी इन्होंने किया है। इसमें से 2 बहुत फेमस थे, ये याद कर लीजिएगा। रिसाइकल ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय इन्होंने ट्रांसलेशन किया है, एंड द गेम एंड प्ले ऑफ द चेस, ये भी इन्होंने ट्रांसलेशन, ये आप ध्यान रखिए, आप अपने दिमाग में बैठा के चलेंगे। ये ट्रांसलेशन है, और इसको ट्रांसलेशन किया है कैक्सटन ने। जैसा कि कैक्सटन की आदत थी, प्रायः क्या करते थे, ट्रांसलेशन किया करते थे। कोई उनको देता था बुक, तो उसको अपने हिसाब से चेंज भी कर दिया करते। नेक्स्ट हमारे पास है जॉन फिशर को देख लेते हैं, जो है जॉन फिशर के बारे में अगर हम बात करें, इनके बारे में ये कहा जाता है कि हेनरी एट्थ जो को इन्होंने अपोज किया था, इसलिए हेनरी एट्थ ने इनको टावर जेल जो थी, टावर ये नाम है जेल का, वहां पर इनको कैद करा दिया था, बंदी करा। ये इनके बारे में फेमस है। इन बुक जो है, शायद यहाँ एक बुक बड़ी फेमस, भजन वगैरह पे इन्होंने लिखा है, रिलीजियस थे काफी। ये दिया हुआ है, अ स्मॉल कलेक्शन ऑफ ट्रैक्ट्स एंड सरमन्स की जो है पब्लिकेशन आती है, ट्रैक्ट्स एंड सरमन्स, लॉन्गर ट्रीटीज ऑन द साम्स, ये जो है इन्होंने लिखा हुआ है। आप याद रखेंगे, इसका नाम जरूर याद रखेंगे। और बाकी इनको हेनरी एट्थ का अपोज किया था, इसलिए काफ़ी फेमस है ये। वो टावर जेल में बंदी बना दिया गया, कैद कर दिया गया था। और हमारे ह्यूज लैटिमर हैं, ह्यूज लैटिमर साहब को अगर देखें तो ये भी हेनरी के खिलाफ थे काफ़ी जो है, और ये इनको भी कैद कर दिया गया था उनके साथ ही। और इनकी जो बुक हैं
कोई खास इनकी बुक है नहीं। अब आ जाइए लास्ट जो हमारे प्रोज के पोएट्स हैं वो है सर टॉमस। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म लंदन में हुआ था। इनके पिताजी एक जज थे, आप ये याद रखें, मतलब पढ़े लिखे परिवार से ये आते थे। इनकी जो बुक हमने आपको अभी बताई है, माना जाता है कुछ समय के लिए पार्लियामेंट में भी थे और उन्होंने नौकरी भी वहां पर की है, लेकिन इन्होंने हेनरी एट्थ के एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी को मानने से इनकार कर दिया, और इनकार कर दिया तो इनको भी हेनरी एट्थ ने जेल में भेज दिया। और जेल में भेज ही नहीं दिया, का अगले साल सर कलम भी कर दिया, गर्दन उड़ा दी गई थी, सर कलम कर दिया, ध्यान रखिएगा, सर टॉमस। और इन्हीं ने अपनी बुक लिखी थी जो पीछे हमने आपको बताया, यूटोपिया। क्या लिखा? यूटोपिया। यूटोपिया का मतलब क्या होता है? आइडियल इमेजिनरी स्टेट, आदर्श काल्पनिक राज्य, काल्पनिक आदर्श राज्य नामक इन्होंने एक बुक लिखी थी। और ये बुक इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई। इसमें तो लिखा था इन्होंने 1516 में, किसमें? लैटिन में। लैटिन में लिखा 1516 में, और इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन हुआ 1551 में। इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ। बहुत ही फेमस बुक है और इसको आप कभी भी नहीं भूल सकते, ये ध्यान रखिएगा। आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन देगा वो ऐसे दे देगा, विच अमंग द फॉलोइंग इज, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट, आपको देगा सर टॉमस मोर। आपको दे देगा, पहला दे देगा, ही वॉज आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी, he was a liar, he opposed supremacy act of Henry VIII, and he composed his book Utopia. He composed a book Utopia. Utopia was published in Latin for the first time in 1516. यूटोपिया वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश इन 1551। ऐसे आपको 5-6 स्टेटमेंट दे देगा और 2-3 उसमें गलत भी आपको दे देगा, फिर पूछेगा कौन सा सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है, सेकंड थर्ड फोर्थ सही है, या फोर्थ फिफ्थ सिक्स सही है, ऐसे आपको पूछेगा। तो ये आपके इंपॉर्टेंट राइटर हैं, इनको याद जरूर रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनकी बुक अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। तो आज हम जो है ये क्लास को यहीं एंड करेंगे, आप इसको मार्क कर लीजिएगा। कल हम लोग यहाँ से फिर द डेवलपमेंट ऑफ लिटरेरी फॉर्म्स, अब इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा पढ़ने के बाद फिर हम लोग नए चैप्टर पे चलेंगे। तो तब तक जो है आप इसको रिवाइज करते रहिए, कल आपसे फिर जो है मुलाकात होगी। आज काफ़ी लंबा हो गया, टायरिंग भरा रहा, तब तक आप इसको रिवाइज करते रहिए, कल आपसे फिर ओके।